हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, साथ साथ में इसे जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी होते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, अगर आपने नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना और ये वीडियो भी आगे तक देखना, क्योंकि सारे सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि आगे जो भी हम जीएस की क्लासेस जो भी स्टार्ट करेंगे वो सारी पीडीएफ आपको इसी पे अवेलेबल होंगी, ताकि कोई भी पीडीएफ आपकी मिस ना हो, इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको जो है आज कवर करने हैं। तो सबसे पहला है द प्रपोज्ड बोर्ड ऑफ पीस इज एसोसिएटेड विद विच रीजन, यानी कि प्रस्तावित शांति बोर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो बात ये है कि हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि जो इज़राइल है और जो हमास है, ठीक है? वो गाज़ा स्ट्रिप को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने आपस में जो है क्लैश कर रहे थे, ठीक है? ये जो वॉर था वो काफ़ी लंबा चला, ठीक है? इसमें कई बार इज़राइल ने अटैक किया, फिर हमास जो है अटैक कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है ना, बीच में एक शांति के दूत थे, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है? वो आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो ये जो वॉर चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल और हमास के बीच में, मैं इसको शांत कराने की बात करूँगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक 20 पॉइंट्स का जो है गाज़ा पीस प्लान रखा, ठीक है? उसी का एक पार्ट था बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है? तो इसीलिए जो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, गाज़ा स्ट्रिप जो है इसका सही आंसर होगा। यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस की यहाँ पर बात हो रही है, ये बेसिकली गाज़ा स्ट्रिप की बात हो रही है, ठीक है? गाज़ा पट्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम से के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ना, ये जैसा कि हमने बात करी कि यूएस का जो 20 पॉइंट गाज़ा पीस प्लान था ना, उसका एक पार्ट है, ठीक है? एक कोर कंपोनेंट यहाँ पर माना जाता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प आप देख रहे हैं, ये इज़राइल के नेतन्याहू भी हैं। इन दोनों ने जो है गाज़ा पीस जो है टॉक को जो है आगे बढ़ाया, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, तो बेसिकली ये था कि ये जो है यूएन के जो सेक्रेटरी काउंसिल है ना, उसके द्वारा भी इसको जो है वो एंडोर्स किया गया, ठीक है? 2025 में। अब देखो बात ये है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है ना, ये क्या काम करेगा, ठीक है? इसमें क्या-क्या स्ट्रक्चर होगा, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो इसका नेचर जानते हैं। तो ये बेसिकली ना एक अस्थायी रूप से जो है वो शांति स्थापित करने के लिए जो है ये लाया गया है, ठीक है? ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, बट हाँ, ये जब तक शांति यहाँ पर स्थापित नहीं हो जाती तब तक जो है ये काम करने वाला है। तो अब बेसिकली ये काम क्या करेगा, ओवरसी करेगा जो एनसीएजी है ना, यानी कि नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा, ठीक है? और उसके साथ-साथ में जो आईएसएफ है, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है ना, उसके काम को देखेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है? उनमें क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसके साथ-साथ में जो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज़ होंगे ना, उसको मोबिलाइज़ करने का यहाँ काम करेगा, ठीक है? और जो है अकाउंटेबिलिटी को जो है ये एस्टेब्लिश करेगा कि किस तरीके से जो गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो थोड़ा-सा शांति में बदले और इस तरीके से जो भी दिक्कतें आ रही थी गाज़ा में, वो ना हो, ठीक है? तो ये एक बेसिकली जो है इसका पूरा पर्पज़ था और किस तरीके से जो है इसका जो है काम होने वाला है, ये हमने समझा। अब इसमें मेंबरशिप स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से मेंबर जो हैं, जो हम बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन से मेंबर इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले चेयरपर्सन की बात करते हैं, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इसके साथ में एक जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी जो है बनाया गया है, जो कि जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स होंगे ना, की ग्लोबल जो लीडर्स हैं ना, उनको जो है इसमें रखा जाएगा और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें इसको रखा जाएगा। बेसिकली इसका एक एग्जांपल समझे तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा जी, वो भी इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है? इसके बाद में जो पोटेंशियल ग्लोबल मेंबरशिप है ना, उसको भी जो है वो इनवाइट किया जाएगा, ठीक है? इसमें जो है इंडिया को इनवाइट किया गया है, ठीक है? अर्जेंटीना को भी बोला गया है, कनाडा, इजिप्ट, टर्की है ना, इन सारे जो भी जो पोटेंशियल जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके लीडर्स को जो है यहाँ पर बुलाने की बात कही गई है। इसके बाद जो है जो भी कंट्री इसमें सदस्यता हासिल करना चाहती है ना, वो 3 साल तक जो है किसी भी कंट्रीब्यूशन के जो है यहाँ पर रह सकती हैं। लेकिन अगर उनको परमानेंट जो है सदस्यता चाहिए, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, उनको $1 बिलियन का जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। इसके बाद जो है इस बोर्ड का काम क्या होगा, बेसिकली जो है ये गाज़ा में पीस लेके आना, ठीक है? और किस तरीके से जो भी गाज़ा में दिक्कतें आ रही हैं, उनको सॉल्व करने का यहाँ पे काम करेगा। तो बोर्ड ऑफ पीस किससे संबंधित था? गाज़ा स्ट्रिप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि अ वायलेंट वाइल्ड फायर रिसेंटली फोर्स्ड द इवैक्यूएशन ऑफ मोर देन 20,000 पीपल। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन व्हिच कंट्री, यानी कि हाल ही में भीषण जंगल की आग के कारण 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। यह घटना किस देश में हुई है? तो बात है कि हम वाइल्ड फायर की बात कर रहे हैं अक्सर, ठीक है? हमने सबसे पहले अर्जेंटीना का जाना कि किस तरीके से पैटागोनिया का जो रीजन है ना अर्जेंटीना का, वहाँ पर जो है वो वाइल्ड फायर होती है। उसके बाद जो है हमने वैली ऑफ फ्लावर के बारे में समझा, जो उत्तराखंड में है, कि वहाँ पर भी जो है हमको आग देखने को मिली, ठीक है? अब एक और यहाँ पर इंसिडेंट आया है, तो ये बेसिकली जो है ये चिली का ये रीजन है, ठीक है? यहाँ पर जो है इस तरीके से लोगों को वाइल्ड फायर के चलते 20,000 लोगों को कम से कम
यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, वहाँ से बचाया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हम जाना कि इवैक्यूएशन किया गया 20,000 लोगों का, क्यों किया गया? क्योंकि वाइल्ड फायर हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा चिली के बारे में समझ लो, क्योंकि चिली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे स्टैटिक से सीधे सीधे ज्योग्राफी से सीधे लोकेशन के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया। इसके बाद इसके बॉर्डर्स की अगर बात करते हैं, तो पेरू और बोलीविया जो है इसके नॉर्थ में पड़ते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना जो है इसके ईस्ट में पड़ता है, और जो पैसिफिक ओशन है ना, वो उसके वेस्टर्न कोस्ट के लॉन्ग साइड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ चिली की यहाँ लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर ईस्ट में आपको अर्जेंटीना दिख जाएगा, ठीक है। और जो उनके नॉर्थ में जो है पेरू दिख जाएगा, बोलीविया दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी लोकेशन भी देखते चला करो, क्योंकि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो इसीलिए सारे फैक्ट को कवर करता चल रहा हूँ। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली जो है इसके एंडीज माउंटेन जो है ना, वो इसके ईस्ट में पड़ता है, और ये बेसिकली वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। अटाकामा डेजर्ट की बात करते हैं, तो जो वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना, वो यहीं पर है, चिली में, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर लें इसके, जो लोअर रिवर है ना, वो इसकी लॉन्गेस्ट रिवर है। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, तब ओजोस डेल सलादो जो है, इसकी जो है बेसिकली एक हाईएस्ट पीक है, और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जितनी जितनी चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ जरूरी थी, वो सारी डिस्कस करी हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडियाज फर्स्ट एवर ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच सी, यानी कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना किस सागर में शुरू की गई है? अभी बात ये है कि जो फिशरी प्रोडक्शन है ना, उसको थोड़ा सिक्योर करने के लिए, उसको जो है बढ़ाने के लिए इस तरीके की पहल को शुरू किया गया। तो अब जानते हैं बेसिकली ये पहल है क्या। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस है ना, उनके द्वारा ये स्कीम को है लॉन्च किया जाता है अंडमान सी में, ठीक है। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जॉइंटली जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आता है, उसके बाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है ना, वो जो है इसमें शामिल है। समझते हैं कि इस स्कीम का जो है बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका पर्पस बेसिकली यही है, जो मरीन फिनफिश है और जो सीवीड है, उनका जो है बेसिकली एक नेचुरल ओशन कंडीशन में जो है ओपन सी कल्टीवेशन करने की यहाँ बात की गई है, ठीक है। फिनफिश बेसिकली जो है एक फिश की जो है वो एक प्रजाति है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरीके से जो आपको फिनफिश देखने को मिल रही है। फिर जो सीवीड है ना, बेसिकली एक समुद्री पौधा है। आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा विजुअल भी आपके क्लियर रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेसिकली, तो बात क्या है ना, यहाँ पर ना दो बेसिकली जो है लाइवलीहुड इंटरवेंशन की यहाँ पे बात की गई है। वो कौन-कौन से हैं? तो मरीन फ्लोरा की बात करते हैं, जैसे कि सीवीड कल्टीवेशन की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद जो है मरीन फ्लोरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है फिनफिश सीड सप्लाई को केज फार्मिंग के ज़रिए जो है वो सप्लाई किया जाएगा। अब केज फार्मिंग बेसिकली क्या है ना, फिश फार्मिंग की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें मछलियों को ना समुद्री नदी या झील में बड़े जाल या पिंजरे में रखा जाता है, ठीक है। इससे वो सुरक्षित भी रह सकती हैं और अच्छे तरीके से वो ग्रो भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक केज फार्मिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी आपके लिए। आपसे सीधे-सीधे पूछ सकता है कि केज फार्मिंग इज़ रिलेटेड टू, तो आपको बताना होगा कि मरीन जो है इकोसिस्टम से ये संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पढ़ते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा from the Ministry of Commerce and Industry, which two countries are emerging as key export destination for Indian pharmaceutical products amid global economic uncertainties? ठीक है, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय औषधि उत्पादों के लिए कौन से दो देश प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में उभरे हैं? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो बेसिकली बात है कि इंडिया का जो जो फार्मा एक्सपोर्ट है ना, वो 6.5% जो है वो ग्रो कर गया है, और ये बेसिकली जो है $20.48 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। इसका जो टाइम फ्रेम कहता है अप्रैल-नवंबर 2025-26 तक जो है ये बताया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनिश्चितताएँ आती है ना, उसमें देखते हुए ये बहुत बड़ा जो है ये जंप है, क्योंकि इस तरीके से जो है किस तरीके से अनसर्टेनिटी फैली हुई है हर जगह, ठीक है। इकोनॉमिक रूप से जो है हर जगह सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेड जो है बाधित हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरीके से जो फार्मास्यूटिकल जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, वो हमारा बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। और कौन-कौन सी जो कंट्री थी, तो वो थी नाइजीरिया, ब्राज़ील, जो कि हमारे की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में निकल के सामने आए हैं। नाइजीरिया की बात करते हैं, तो नाइजीरिया ने बेसिकली जो है $179 मिलियन का जो है यहाँ पे योगदान दिया है, ठीक है। और 14% जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ब्राज़ील की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है वो $100 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक बेसिकली इम्पोर्टेंट बात हो गई। यूएसए की बात करते हैं, तो बेसिकली ये अभी भी जो है लार्जेस्ट फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है भारत के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अमेरिका अभी भी सबसे टॉप पे है, लेकिन ये 2 जो हैं कंट्रीज़ नई जो हैं ये इमर्जिंग हमारे लिए एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के रूप में सामने आई हैं। इम्पोर्टेंट सवाल था, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। द ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोकाइन मूविंग नियर लुज़ोन में ट्रिगर लहार्स अराउंड व्हिच वोल्केनो इन द फिलीपींस, यानी कि लुज़ोन के पास सक्रिय उष्णकटिबंधीय तूफान
नौकायन के कारण फिलीपींस में किस ज्वालामुखी के आसपास लहार कीचड़ प्रवाह का खतरा बेसिकली देखने को बन रहा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखना कि ये जो लहार है ना, वो क्या होता है? तो देखो बेसिकली क्या है कि लहार एक ज्वालामुखी कीचड़ का बहाव होता है, ठीक है? ये बस बेसिकली तब बनता है ना जब कोई ज्वालामुखी का जो मलबा होता है, वो जैसे राख हो गई, ठीक है? रेत हो गई, पत्थर हो गया, है ना? ये भारी बारिश और पिघले हुए बर्फ के पानी के साथ मिलकर ना ये तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है? ये बेसिकली बहाव बहुत तेज़ होता है और खतरनाक होता है, क्योंकि ना मिट्टी भी होती है इसमें, चट्टानें भी होती हैं, पानी का मिश्रण भी होता है। इसलिए जो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आस-पास के जो गाँव होते हैं, ठीक है? जो रास्ते होते हैं और ये खेत होते हैं, उसमें नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? इसीलिए जो है बेसिकली जो फिलीपींस का जो मयोन वोल्केनो है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से जो है वो इस साइक्लोन के चलते यहाँ पर जो लहार आने की यहाँ पे संभावना बन रही है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी अगर इस तरीके से चीज़ें हो गई। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है नोकाइन, ये बेसिकली फिलीपींस का जो लुज़ोन है, उसके आस-पास जो है वो बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो लहार का खतरा जो है बढ़ रहा है। कहाँ पर? मेयोन वोल्केनो में, ठीक है? इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेयोन वोल्केनो कहाँ पर है? वो है फिलीपींस में, ठीक है? ज्योग्राफी से संबंधित पीसीएस में तो वोल्केनो से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपसे सीधे मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछ सकता है। तो ये वोल्केनो याद रखना और ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी आप याद रखना, ठीक है? अब इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोकाइन के बारे में थोड़ा-सा याद कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या? क्योंकि इससे भी सवाल बनते हैं। तो बेसिकली ये है जो पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है 2026 का, ठीक है? जो कि फिलीपींस को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें जो है 65 किलोमीटर पर आवर की जो है इस रफ्तार से जो है हवाएँ चल रही हैं, जो कि जो है 80 किलोमीटर के आसपास हो सकती हैं, ठीक है? और ये बेसिकली जो है नॉर्थवार्ड जो है वो बढ़ रहा है, जो कि फिलीपींस सी के आसपास है। अब मेयोन वोल्केनो बेसिकली रिस्क में क्यों है? जैसा कि हमने बताया, ये बेसिकली एल्वे प्रोविंस में स्थित है और जो बेसिकली मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है, ठीक है? ये याद रखना कि जो मेयोन वोल्केनो है, ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक माना जाता है, ठीक है? और ये बेसिकली जो है 1 जनवरी से जो है ये सक्रिय है, तो इसलिए जो है इसके इरप्शन का खतरा भी बना हुआ है कि अगर इस तरीके से एक्टिविटी हो जाती है और इरप्शन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। मेयोन वोल्केनो आप याद रखना कहाँ पर है, तो वो है फिलीपींस में, ठीक है? पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कॉन्सेक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी को। लगातार 10वीं साल जो है अबू धाबी सबसे सेफेस्ट सिटी के रूप में सामने आया है। अब ये जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई नोम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स जो है 2026, उसके द्वारा जो है इस तरीके का डेटा दिया गया है कि जो अबू धाबी है, वो बेसिकली सबसे सेफेस्ट सिटी के रूप में सामने आया है, ठीक है? इसमें असेसमेंट किस बेसिस पे किया जाता है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है क्राइम लेवल्स को देखा जाता है, ठीक है? सेफ्टी देखा जाता है, किस तरीके अगर आप अकेले जहाँ यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, तो किस तरीके से आपको सेफ्टी देखने को मिल रही है, ठीक है? डे और नाइट का दोनों का यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद पब्लिक में कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है? ये थोड़ा-सा फ़ियर तो नहीं है, किसी चीज़ से वो डर तो नहीं रहे हैं, तो इन सारी बातों को जो है यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है? तो इसीलिए जो है बेसिकली क्या हुआ, जो लो क्राइम रेट्स हो गए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिक्योरिटी हो गई और हाई क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ के चलते जो है इस तरीके से अबू धाबी लगातार 10 सालों तक इस तरीके के रैंकिंग में टॉप स्थान जो है हासिल कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने भारत को भी इस तरीके से पहुँचा सकते हैं और थोड़ा-सा हमको सिविक सेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अकेले सरकार से नहीं होगा, हम लोगों को भी मिलके काम करना पड़ेगा, तब हम जो है इस लेवल पे बढ़ सकते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि व्हिच कंट्री टॉप द रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स, यानी कि रिस्पांसिबल नेशन इंडेक्स में किस देश ने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। अब बेसिकली ये इंडेक्स जो है बेसिकली है क्या? तो बेसिकली गवर्नेंस के जो है लेवल को मापते हुए किस तरीके से जो वहाँ की सरकार रिस्पॉन्सिबल है अपने नागरिकों के लिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स हो सकती है। इसमें जो है पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया सिंगापुर ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। देखते हैं तो बेसिकली क्या हुआ है कि सिंगापुर जो है वो पहली जो है रैंकिंग लेके आई है, ठीक है? भारत की रैंकिंग की बात कर लो तो भारत का 16वाँ स्थान यहाँ पर है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो गई। अदर रैंकिंग की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है और सबसे आखिरी में कौन-सा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है? मेजर पावर्स की बात कर लें तो यूएसए जो है 66th नंबर पे आया हुआ है, चाइना की बात करते हैं 68th नंबर पे है, पाकिस्तान जो है वो 98th नंबर पे है, ठीक है? इम्पोर्टेंट था। अब इस इंडेक्स का पर्पस क्या होगा? तो बेसिकली जो है ये मेज़र करता है कि किस तरीके से कोई भी नेशन जो है वो कितना एथिकल है, ठीक है? वहाँ पर कितनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है, ठीक है? और वो कितना सिटिज़न सेंट्रिक है, ठीक है? और इसके साथ-साथ में ग्लोबल कम्युनिटी कैसी है वहाँ की, तो ये सारी बातें जो है इसमें देखी जाती हैं, किस तरीके से जो सरकार है वो कितनी जवाबदेह है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नेंस के मामले में जो है कितनी एथिकल है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? एक थिंक टैंक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, और इसने जो है बेसिकली इसके साथ जो कोलैबोरेशन किया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने और आईआईएम मुंबई ने, ठीक है?
इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसको जो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो है नई दिल्ली में जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट था। सिंगापुर याद रखना, भारत की रैंक कितनी थी? 16वीं, ये भी याद रखना। आप बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच लेजेंडरी म्यूजिशियन इज सेट टू रिसीव द पद्म पानी अवार्ड? यानी कि पद्म पानी अवार्ड किस महान संगीतकार को प्रदान किया जाएगा? अवार्ड्स एंड ऑनर में आपसे इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो बेसिकली जो है पद्म पाणि अवार्ड जो है बेसिकली दिया जाएगा किसको? तो वो दिया जाएगा इलैयाराजा को, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी मिला नहीं है, इनको आगे अभी मिलने वाला है। तो बेसिकली जो वेटरन है जी म्यूजिक कंपोज़र, इनका नाम है इलैयाराजा, इनको जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इवेंट कब होगा? तो ये बेसिकली जो 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल है ना, उसमें जो है इनको ये अवार्ड दिया जाने वाला है। अब ये फेस्टिवल कब होगा? तो ये फेस्टिवल होगा जनवरी 28 से लेके फरवरी 1 के बीच में, ठीक है? कहाँ पर होगा? तो महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में, ठीक है? इंपॉर्टेंट था, अभी मिला नहीं, आगे मिलेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इनको बेसिकली क्या है कि इन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा ही जो है एक्सेप्शनल काम किया है, इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन को जो है वो सम्मानित करने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए इस तरीके से पुरस्कार को दिया जा रहा है। आप यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख सकते हैं इलैयाराजा की, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है कि वेयर इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 बीइंग हेल्ड? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दावोस स्विट्ज़रलैंड में जो है इस तरीके की मीटिंग को आयोजित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसकी एक एनुअल मीटिंग होती है, वो 2026 में कहाँ की जा रही है? दावोस में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है? इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थीम से संबंधित सवाल भी आपसे बनते हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन से जो है पार्टिसिपेंट्स हैं? तो इसमें जो है करीब 3000 से भी ज़्यादा जो है ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है? सरकारों के प्रतिनिधि आए हैं, बिज़नेसमैन यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है? इसका पर्पज़ क्या है? तो बेसिकली ये रिवाइव करेगा कोऑपरेशन, जो कि एक स्लोइंग ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है? जियोपॉलिटिकल जो टेंशन देखने को मिल रही हैं, ठीक है? कई की जगह सैंक्शन लग रहे हैं, फिर वॉर हो रहे हैं, ठीक है? अटैक हो रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो रही है और एज़ अ नेशन भी जो है स्लो कर रही हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक? तो इसी मुद्दों को जो है इसमें उठाया गया और इनको रिवाइव करने की जो है स्ट्रैटेजी डिस्कस करी गई और बताया गया कि किस तरीके से इन चीज़ों को जो है टैकल किया जा सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो भी शेयर करो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।